एक एसडीएम साहब जब सस्पेंड हो जाता है तो उसके बाद उसके पास पैसों की कमी आ जाती है और उसके बाद एक दिन घर के अंदर बैठा बैठा काफ़ी कुछ सोचता है अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो उसे 2 साल पहले की घटना याद आती है और तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज दिवाली का दिन था और दिवाली के दिन उसके घर के अंदर कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके दुखों को बांट सके या किसी के साथ बैठकर वो खुश हो सके। तो इसी वजह से वह अपनी आंखों में आंसू लेकर तय करता है कि वह सीधा अपनी पत्नी के पास जाएगा और उससे रो रो कर माफ़ी मांगकर उसे मनाकर कैसे भी घर के अंदर लेकर आएगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले उसने अपनी पत्नी को और बच्चे को तेज बारिश में घर से बाहर निकाल दिया था। यहाँ पर एसडीएम साहब हिम्मत बांध के अपनी पत्नी के मायके जाता है और वहाँ पर जाकर रो रो कर अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है और तुमसे दूर रहकर मुझे बड़ा ही बुरा लगता है। लेकिन यहाँ पर पत्नी साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि उसी के साथ रहो जिसके लिए तुमने हमें छोड़ा था और मैं तुम्हारी लगती ही कौन हूँ। अब यहाँ पर जो एसडीएम साहब होते हैं वो बिल्कुल भी वहाँ से जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम चलोगी तो ठीक है, वरना मैं भी यहीं पर रहूँगा और मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे केवल अपना घर बसाना है और तुम्हें अपने साथ लेकर जाना है। कौन थे वह एसडीएम साहब और किस वजह से अपनी पत्नी से इतनी बुरी तरह से माफ़ी मांग रहे थे? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के एक छोटे से गांव के अंदर एक नवीन नाम का लड़का रहा करता है। नवीन जो कि पढ़ने लिखने में तो काफ़ी ज़्यादा होशियार है, लेकिन वैसे वह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया करता है। अब यहाँ पर जो नवीन होता है उसके माता पिता उसकी पढ़ाई लिखाई को देखकर बड़े खुश होते हैं और सोचते हैं कि बच्चा तो बड़ा अधिकारी बनेगा। यहाँ पर जो नवीन होता है वह भी इसी काम की तैयारी करता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ जो नवीन होता है वह शादी के योग हो जाता है और उसके बाद जो माता पिता होते हैं वह उससे कहने लगते हैं कि बेटा अब तो तू शादी के योग हो गया, तो क्यों ना हम तुम्हारी शादी करा देते हैं। लेकिन नवीन मना करने लगता है, कहता है कि पिताजी पहले मैं सरकारी नौकरी लगूंगा किसी बड़ी पोस्ट पर और उसके बाद ही शादी करूंगा। माता पिता कहने लगते हैं कि बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ऐसा करना पहले शादी कर ले उसके बाद तू बड़ी पोस्ट पर लग जाना, कौन तुम्हें यहाँ पर परेशान करने वाला है। ऊपर से तुम्हारी पत्नी आ जाएगी तो पढ़ाई लिखाई करने में तुम्हें और भी ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि वो तुम्हारे लिए चाय वगैरह बना दिया करेगी और तुम्हारा आधा सा काम खुद बांट लेगी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर नवीन 1-2 बार तो मना करता है, लेकिन पिता इस बात की जिद करते हैं और उसके बाद जो नवीन होता है वह भी राजी हो जाता है और नवीन के पिता उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढते हैं। ढूंढने से थोड़ी सी दूर के गांव में उन्हें एक लड़की मिलती है जिस लड़की का नाम होता है उषा। उषा देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जितनी वो खूबसूरत थी उससे कहीं ज़्यादा संस्कारी और सुशील थी। इसी वजह से यहाँ पर जो नवीन के पिता होते हैं उन्हें उषा का रिश्ता अपने बेटे के लिए बहुत ही अच्छा लगता है और वह पहली नज़र में उषा को देखकर अपने बेटे के लिए पसंद कर लेते हैं और कहते हैं कि इसी से हमारे बेटे की शादी होगी। उसके बाद उषा के माता पिता भी इस रिश्ते से खुश होते हैं, क्योंकि परिवार दोनों एक जैसी कंडीशन के थे, जितना कुछ उनके पास था जितना ही उनके पास था, यानी कि लड़के लड़की वालों की आर्थिक स्थिति एक बराबर थी। तो उसके बाद दोनों की बातें तय हो जाती है और बातें तय होने के बाद धूमधाम और रीति रिवाज से इन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद जो उषा होती है वो दुल्हन बनकर घर के अंदर आती है और जैसे ही घर के अंदर आती है तो घर को पूरी तरह से रोशन कर देती है और बिल्कुल भी कोई भी ऐसी बात नहीं करती जैसे आजकल की महिलाएं किया करती हैं। यहाँ पर जो उषा होती है वह अपने पति की पढ़ाई लिखाई में उसका हाथ बटाया करती और किसी भी चीज़ के लिए उसे डिस्टर्ब नहीं किया करती। जहाँ पर वह पढ़ने के लिए बैठा करता वहीं पर चाय वहीं पर खाना, और उससे कहा करती कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इस बात को देखते हुए नवीन को भी अपनी पत्नी बहुत ज़्यादा प्यारी लगने लगती है और वह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। कहता है कि उषा तुम ना मेरी ज़िंदगी की लक्ष्मी बनकर आई हो और अगर तुम मेरा साथ दे रही हो तो ज़रूर से मैं कामयाब हो जाऊंगा। उषा भी कहती है कि हाँ कामयाब क्यों नहीं हो गए, आप मेहनत जो कर रहे हो ना तो आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ नवीन और उषा को एक बेटा भी हो जाता है, लेकिन अभी तक जो नवीन है वह कामयाब नहीं हुआ है और अब तक जो माता पिता होते हैं वह नवीन को ताने मारने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उषा होती है वह उसका साथ देती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई करो और मैं माँ बाप जी को समझा दूंगी। उषा अपने पति की ओर लेकर अपने सास ससुर को समझाती है और कहती है कि माँ बाप जी अगर ये काम हो गया ना तो उसके बाद हम सभी की ज़िंदगी बदल जाएगी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इन बातों को कहकर जो उषा होती है अपने पति के लिए अपने सास ससुर से 6 महीनों की मोहलत और मांग लेती है और इन 6 महीनों में वो हो जाता है जो अब तक नहीं हुआ था। जो नवीन है वो कामयाब हो जाता है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद वह एसडीएम बन जाता है। इस बात को सुनकर पिता बड़ा ही खुश होता है, साथ में यहाँ पर जो उषा होती है वह भी बड़ी खुश होती है और इसके बाद जो नवीन होता है वह बड़ा ही खुश होकर अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। कुछ दिनों की ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है और वहाँ पर रहकर वह अच्छी तरह से काम करने लगता है। जब उसकी पोस्टिंग वहाँ पर हो जाती है तो उसके बाद वह अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने के लिए कहने लगता है, लेकिन पत्नी मना कर देती है, कहती कि नहीं, मैं माँ बाबू जी की सेवा के लिए रहूंगी और आपको भी जब भी टाइम मिले वापस से घर ही आ जाया करना, वहाँ पर क्या करोगे। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो नवीन होता है वो और भी ज़्यादा खुश होता है और उसे बिल्कुल से फिक्र नहीं रहता अपने परिवार का, क्योंकि उसे पता है कि उसकी पत्नी अच्छे से ख्याल रख लेगी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। नवीन
नवीन बेफिक्र होकर ड्यूटी करता है और यहाँ पर उषा उसके परिवार को और अपने बच्चे को पालती रहती है। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 6 महीने बीतते हैं और 6 महीने बाद अचानक से एक ऐसी घटना होती है जिस घटना ने नवीन और उषा को पूरी तरह से तोड़ दिया था। दरअसल उसके सास ससुर एक यात्रा में जाते हैं और वहां पर जाने के दौरान रास्ते में उस बस का एक भीषण एक्सीडेंट होता है, जिस एक्सीडेंट के अंदर लगभग 10 से 12 लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और उनमें से नवीन के माता पिता भी थे। अब यहाँ पर नवीन इस बात को सुनकर बड़ा ही परेशान होता है, लेकिन वो कर भी तो कुछ नहीं सकता। जो कुछ भी हुआ था वो ऊपर वाले की मर्जी से था। भले ही वो कितना बड़ा अधिकारी हो, लेकिन वहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसी वजह से वह चुपचाप ऐसे रह जाता है, अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करता है और जब माता पिता का अंतिम संस्कार कर देता है तो वह अपनी पत्नी को लेकर अपने साथ ही रखने के लिए बोलने लगता है। पत्नी भी सोचती है कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, इनके साथ ही जाकर रह लेती हूँ और कोई भी परेशानी नहीं है। पति पत्नी दोनों एक साथ रहने लगते हैं और एक साथ रहते हुए अपने बच्चे की परवरिश करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नवीन होता है वह इसके बाद से काफ़ी ज़्यादा परेशान सा रहने लगता है और धीरे धीरे करके इन बातों को जैसे 1 साल बीतता है तो 1 साल के अंदर वह अचानक से शराब भी पीने लगता है। अब जब पत्नी देखती है कि उसका पति शराब पी रहा है तो उसे समझाने लगती है, लेकिन पति माता पिता का बहाना ले लिया करता और उसके बाद जो पत्नी भी है वो भी ज़्यादा बुरी तरह से उससे नहीं कह पाती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद अचानक से यहाँ पर जो उषा होती है उसे अपने पति के बारे में एक ऐसी बात पता चलती है जिसे सुनने के बाद वह अपने पति से लड़ाई कर देती है। जो आज तक बिल्कुल चुपचाप समय व्यतीत कर रही थी, वह पत्नी एकदम से उसे बुरी तरह से धमकाने लगती है और कहती है कि ये सब कुछ नहीं चलेगा, तुम भले कितने बड़े अधिकारी बन गए हो लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हारी जीवन संगिनी हूँ और मुझे धोखा देकर तुम इस तरह से नहीं रह सकते। तभी यहाँ पर जो नवीन होता है वह पहले तो उसे चुप करने की कोशिश करता है, कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें बहम हुआ है। लेकिन यहाँ पर उषा के पास इस बात के पुख्ता सबूत थे कि उसका जो पति है वह एक लड़की से जिसका नाम पूजा होता है अवैध प्रेम प्रसंगों में है और उसी वजह से यहाँ पर वह उसे धमकाने लगती है। अब यहाँ पर नवीन पहले तो घर बिगड़ने की वजह से कह देता है कि कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और तुम चिंता मत करो, मैं उससे बातचीत भी नहीं करूंगा। यहाँ पर पत्नी मान जाती है और इस बात पर विश्वास कर लेती है। लेकिन इसके बाद से जो नवीन होता है वह चुपके चुपके उस लड़की से मिलने लगता है जिसका नाम पूजा होता है। दरअसल ये जो पूजा है इसके ऑफिस में ही काम किया करती है और जब से नवीन ने पूजा को देखा है उसके बाद से न जाने कैसे वो उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाता है और उसके प्रेम जाल में कुछ ऐसा फंस जाता है कि अब तो घर पर सैलरी भी नहीं दिया करता है। और यहाँ पर जो नवीन होता है उसे अपनी पोस्ट का घमंड सा आने लगता है। जो पोस्ट उसकी पत्नी ने मेहनत करके उसे दिलाई थी, यानी कि पत्नी का भी तो बहुत ज्यादा सहयोग था, उस पोस्ट पर उसे इतना घमंड आ जाता है कि अब तो वो एक दिन शराब पीकर आता है और शराब पीकर अपनी पत्नी से कहने लगता है कि देखो तुम्हें साथ रहना है तो रहो, मैं तो उसी लड़की के साथ रहूंगा क्योंकि वो बहुत ही अच्छी है। अब शराब के नशे में जब वो इन बातों को कहता है तो यहाँ पर उसकी पत्नी इन बातों को सीरियस नहीं लेती है और सोचती है कि कोई बात नहीं, सुबह इससे बात करती हूँ। और उसके बाद जैसी दूसरे दिन सुबह होती है तो सुबह सुबह वह अपने पति से बात करने के लिए होती है, लेकिन नवीन बिना शराब के उससे बातचीत नहीं कर पाता है और वहाँ से कह देता है कि ठीक है आज मुझे जल्दी काम है और मैं अभी कभी जा रहा हूँ। नवीन तो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उषा इस बात को सोच सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और शाम को उसके आने का वेट करती है। लेकिन जो नवीन होता है शाम के समय फिर से शराब पीकर आता है और साथ में उस लड़की को साथ लेकर आता है जिसका नाम पूजा होता है। पूजा के साथ वह अपने घर में आ जाता है और घर में आने के बाद अपनी पत्नी और बच्चे को घर से बाहर निकलने के लिए बोलने लगता है। अब यहाँ पर जो उषा होती है जब वह इस बात को सुनती है तो कहने लगती है कि आप ये क्या कह रहे हो, ये तो बहुत ही गलत है। लेकिन जो नवीन होता है वो उसकी एक नहीं सुनता है और कहता है कि देखो तुम तो इसके साथ नहीं रह सकती और मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में रोक टोक करने वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये मेरा फंडामेंटल राइट है क्योंकि इतनी पढ़ाई मैंने कर रखी है और कोई भी मुझे अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने से नहीं रोक सकता। कानूनन तौर पर भी मैं जैसे चाहूँ वैसे जी सकता हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए है और मेरी ज़िंदगी मेरे लिए है, तो तुम मुझे ना ही रोको तो भी बेटर है और तुम इस घर में भी नहीं रह सकती। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो उषा होती है वह सोच लेती है कि तो एसडीएम है और इसके पास पावर भी है, ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है और वह चुपचाप उस घर से निकल तो जाती है। लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं और बाहर भी जो आसमान था वह भी रो रहा था क्योंकि आज यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश के साथ में उषा की आंखों के आंसू ऐसे बह जाते हैं और उसके बेटे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और उसे क्या करना चाहिए क्योंकि उसकी उम्र फिलहाल 4 साल है। वह तो केवल अपनी माँ को देखते हुए उसे चुप कराने लगता है और पूछता है कि माँ हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो माँ होती है वो कहती है कि बेटा हम तुम्हारे मामा के यहाँ पर जा रहे हैं और कोई भी परेशानी नहीं है। रात के समय जैसे तैसे सवारियों का इंतजाम करके वो वहाँ से सीधा अपने मायके पहुँच जाती है और मायके जाकर अपने घर वालों को सारी बात बता देती है। अब जब उषा के घर वाले ये बात सुनते हैं कि उसके पति ने उसके साथ ऐसा कर दिया है तो उसके बाद वो कहने लगते हैं बेटी अगर ऐसी बात है तो चलो उस पर केस डाल देते हैं, कुछ ना कुछ एलिमनी तो मिलेगी। लेकिन यहाँ पर उषा साफ साफ
मना कर देती है। कहती है कि नहीं माँ बाबूजी, जब मैं उसे कामयाब कर सकती हूँ तो खुद भी तो कामयाब हो सकती हूँ और मुझे कोई भी एलुमनी नहीं लेनी। मैं नहीं चाहती कि खामा-खा हम दोनों के बीच में इस तरह के विवाद खड़े हों और लोग इस बात पर तरह तरह की टिप्पणियां करें। यहाँ पर माता पिता बार बार कहते हैं, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं तो यहीं पर अपना समय व्यतीत कर लूंगी, बस रहने के लिए एक कमरा दे देना, बाकी मैं अपनी रोटी खुद से कमा लूंगी। माता पिता को इस बात को सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बेटा तेरा ससुर नहीं रहा ना, वरना ये तो भला ऐसे कैसे कर जाता। यहाँ पर बेटी कहती है कि कोई बात नहीं पिताजी, अब क्या कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को यहीं पर तो जीना है। ऐसा कहकर उषा जो होती है वहीं पर रहने लगती है और अपने लिए इधर उधर छोटा मोटा काम ढूंढने लगती है। ढूंढने से उसे काम मिल भी जाता है और उस काम को करके वह अपनी मेहनत की रोटी खाने लगती है और परिवार में तो केवल रहा करती है। माता पिता मना भी करते हैं कि बेटी तुझे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उषा साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि बाबूजी मैं किसी पर बोझ नहीं बन सकती, क्योंकि अब मुझे ज़िंदगी इसी तरह से बितानी है, ना तो मैं दूसरी शादी कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं दूसरी शादी करती हूँ तो मेरे बेटे का क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, और मैं तो अपने बेटे को खुद से पाल पोस कर बड़ा करूंगी और इसके सहारे से अपने जीवन को जी लूंगी। ऐसा कहकर वह इसी तरह से रहने लगती है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ यहाँ पर जो नवीन होता है उसका घमंड नौकरी को लेकर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और अब नौकरी के घमंड में आकर इधर उधर से ऐसे वैसे पैसे भी कमाने लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी प्रेमिका थी वह उसे पैसों से लूटने के लिए ही आई थी और इसीलिए वह बार बार उससे पैसे मांगा करती है और वो उसके ऊपर खुले पैसे उड़ाया करता है। एसडीएम तो था ही और उसे ढेर सारा रुपया पैसा भी मिलता है रिश्वत के तौर पर और वो खुले में रिश्वत भी लिया करता है। यहाँ तक कि कभी कभी ड्यूटी पर वह शराब पीकर भी चला जाया करता है, लेकिन बड़ा अधिकारी होने के नाते कोई भी उससे कुछ भी नहीं कहता है और इसी तरह से धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं। लेकिन 2 साल बाद अचानक से एक दिन यहाँ पर जो नवीन होता है वो अवैध वसूली करने के लिए एक होटल पर चला जाता है और वहाँ पर उन्हें धमका धमका कर उनसे वसूली करने लगता है। वह शराब के नशे में भी था और उसी समय उस होटल में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। नवीन ने शराब के नशे में सीसीटीवी कैमरा नहीं देखा और उसके सामने ही उससे रिश्वत ले ली। अब रिश्वत लेने के दौरान उसने हाथापाई भी की थी और जब होटल वाले ये देखते हैं कि उसने हाथापाई की है तो उसके बाद यहाँ पर जो होटल वाले होते हैं वो नवीन के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को लेकर हायर अधिकारी के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि एसडीएम साहब के ऊपर ऐसे हाथ नहीं डाला जा सकता, बड़े अधिकारी इसके ऊपर हाथ डाल सकते हैं। जब बड़े अधिकारी उस वीडियो को देखते हैं और यहाँ पर उसका रवैया देखते हैं तो उसके बाद वो फौरन से उसे सस्पेंड कर देते हैं और कहते हैं कि काफी लंबे तुम सस्पेंड हो गए हो और बाद में देखते हैं कि क्या होना है इसका। इसके बाद जब नवीन सस्पेंड हो जाता है तो उसके पास से पैसे भी खत्म हो जाते हैं और जब उसकी प्रेमिका जो पूजा होती है वह उससे पैसे मांगती है तो वो उससे मना करने लगता है, कहता है कि अभी मैं सस्पेंड हूँ, जब दोबारा से ड्यूटी लग जाएगी तो उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इन बातों को जैसे धीरे धीरे 15 दिन बीतते हैं तो 15 दिन के अंदर यहाँ पर जो पूजा होती है वह नवीन से बातचीत करना तक बंद कर देती है और इसके बाद नवीन जो होता है वह घर के अंदर अकेला रह जाता है। कुछ दिनों तक तो वह अपने साथ के व्यक्तियों से पैसे मांग मांग कर शराब पीता रहता है और अपने आप को शराब के नशे में चूर रखता है, क्योंकि उसे भी इस बात का बड़ा ही दुख है कि ये सब हो कैसे गया। लेकिन धीरे धीरे जब उसके पास पैसे भी खत्म हो जाते हैं और कोई उसे पैसे देने से भी मना कर देता है और अब तक उसको लगभग 1.5 महीना हो गया था, तो 1.5 महीने के अंदर उसे सब कुछ महसूस होने लगता है कि क्या क्या उसने अपनी जिंदगी में गलत किया है और क्या उसे करना चाहिए था। 1.5 महीने बाद जिस दिन दिवाली होती है तो दिवाली के दिन वह अपने घर पर बैठा हुआ था और बैठा बैठा अपने पुराने दिनों को याद करता है, जब उसके पास कम पैसे थे और उसकी पत्नी हर काम में उसका साथ दिया करती थी। उन दिनों को याद करने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे वो सारी बातें महसूस हो जाती हैं जो कुछ भी उसने किया है और कितना गलत उसने किया है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो नवीन होता है वह अपनी बात पे पछताता है और पछताने के बाद सोचने लगता है कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी से जाकर माफी मांगूं, क्योंकि इस घर के अंदर उसे अपना कहने वाला कोई भी नहीं है जिसके साथ वह अपने सुख दुख को बांट सके। ऐसा सोचकर वह वहां पर जाने के लिए होता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसे लगने लगता है कि नहीं, मेरी पत्नी मुझे माफ नहीं करेगी और वो तरह तरह की बातें सुनाएगी। ऐसी बातें सोचकर उसके कदम ठहर जाते हैं, लेकिन फिर से वो हिम्मत जुटाता है और हिम्मत जुटाने के बाद वह वहां से सीधा अपने पत्नी के मायके के लिए निकल जाता है। अपनी बाइक लेता है और बाइक को लेकर सीधा वहां पर पहुंच जाता है और जैसे ही दिवाली वाले दिन यहाँ पर उसकी पत्नी के मायके वाले दिवाली मना रहे थे तो उसी समय उसकी बाइक उनके आंगन में पहुंच जाती है और जैसे ही यहाँ पर जो उषा के घर वाले होते हैं वह अपने दामाद को 2 साल बाद देखते हैं तो बड़े ही हैरान हो जाते हैं और उसकी तरफ देखते ही रहते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो नवीन होता है वह सीधा उनके पास आता है और उनके पैर पकड़कर रो रो कर उनसे माफ़ी मांगने लगता है। वो लोग जब इसे माफ़ी मांगता हुआ देखते हैं तो उसे खड़ा करते हैं, कहते हैं कि बेटा हमसे माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है, अगर तुझे माफ़ी मांगनी है तो अपनी पत्नी से माफ़ी मांग, क्योंकि तुमने हमारा जो दिल दुखाया वो तो अलग बात है लेकिन उसका सबसे ज़्यादा दिल दुखाया है। इसके बाद नवीन पूछता है कि कहाँ है वो, तो वो एक कमरे की तरफ इशारा करते हैं और नवीन सीधा उस कमरे में चला जाता है। वहाँ पर उसकी पत्नी जैसे नवीन को देखती है तो एकदम से चुपचाप सी रह जाती है और सोचने लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। इसके बाद जो नवीन होता है वह एकदम से उससे माफ़ी मांगने लगता है, कहता है कि उषा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई
गई और चलो मेरे साथ, मुझे अब घर बसाना है। अब इस बात को सुनकर जो पत्नी होती है वह उससे मना करने लगती है, कहती है कि नहीं, उसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो और मेरे पास क्या लेने के लिए आए हो। तभी यहाँ पर जो नवीन होता है वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं बोल तो रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई और अब मुझे पता चल गया है कि कौन अपना है कौन पराया है। लेकिन उषा फिर से उससे मना कर देती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कह देती है। जैसे वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है तभी यहाँ पर जो उषा का और रणवीर का बेटा होता है वह बाहर से आता और कहता है कि मम्मा मेरे पास पटाखे खत्म हो गए, मुझे और पटाखे चाहिए। अब जैसे ही वो अंदर आकर ये बात कहता है तो यहाँ पर नवीन भी अपने बेटे को देखता है और उसे देखकर फिर से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उषा अपने बेटे से कहती है कि बेटा थोड़ी देर में तुझसे बात करती हूँ, तू अभी बाहर चला जा। इसके बाद जो नवीन होता है वह एक बार फिर से उससे माफी मांगता है, लेकिन उषा उसे निकलने के लिए कह देती है। नवीन अपनी आंखों में आंसू लेकर वहां से बाहर निकलता है और जैसे उषा के पिता नवीन को आंखों में आंसू लेकर बाहर निकलते हुए देखते हैं तो समझ जाते हैं कि उनकी बेटी ने उसे माफ नहीं किया है और वो तो अब भी उसी जिद पर अड़ी हुई है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो नवीन के ससुर होते हैं वो नवीन से कहते हैं कि क्या हुआ बेटा। तो यहाँ पर नवीन रोते हुए उनसे कहने लगता है, बाबूजी मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसी गलती कर दी है जिस गलती का पछतावा तो तभी हो सकता है तब मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूँ, और ऐसा ही करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तभी यहाँ पर जो नवीन के ससुर होते हैं वो उसे रोकते हैं और अपने बेटे को बुलाकर उसे पकड़कर बैठाने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरी पत्नी से बात करता हूँ और कुछ ना कुछ काम बन जाएगा। ऐसा कहकर जो नवीन के ससुर जी होते हैं वह उषा के पास जाते हैं, अपनी बेटी के पास, और कहने लगती है कि बेटी ये तू क्या कर रही है, जब दामाद जी अपनी गलती पर पछता रहे हैं तो उन्हें माफ क्यों नहीं कर देती और उसके साथ अपना घर बसा। इसके बाद उषा उनसे भी मना करने लगती है, लेकिन तभी जब उसे बताते हैं कि तुम्हारा पति अपने आप को इस दुनिया से विदा करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर उषा थोड़ी देर तक सोचती है। उसे वो बातें भी याद आती हैं जब उसका बच्चा पूछा करता है कि मम्मी पापा कब आएंगे और पापा आएंगे भी या नहीं आएंगे, तो उषा बहाना लगाकर उसे चुप करा दिया करती है। लेकिन जब आज उसके बेटे के पापा आज आ रहे हैं तो वह उन्हें यहाँ से भगा रही है। तो उसके बाद वह थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहती है कि ठीक है पिताजी, उन्हें भेजो अंदर, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। इसके बाद यहाँ पर उसके पिता नवीन को अंदर भेजते हैं और भेजने के बाद उषा और नवीन में सुलह हो जाती है ढेर सारी शर्तों पर और ढेर सारे वादों पर। इसके बाद जब उनकी सुलह हो जाती है तो यहाँ पर उषा उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और दिवाली वाले दिन ही जो नवीन होता है उसको अपने घर लेकर आता है और वहीं पर दोनों पति पत्नी अपने बच्चे के साथ अच्छे से दिवाली मनाते हैं। नवीन बाजार से ढेर सारा सामान खरीद कर लेकर आता है और उसके बाद नवीन और उषा अच्छे से दिवाली मनाकर उसी घर के अंदर खुशियों के साथ आज तक भी रह रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।